हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। सीटेट एग्ज़ाम 2025 पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा जो हमेशा ही पेपर में आया करता है। टॉपिक का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग प्रमुख परिमंडल की बात करेंगे जो कि पृथ्वी पे होते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, तो बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए यह वीडियो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना, और ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आ सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की। देखो, आपको पता होगा जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है ना, जहाँ पर जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो हम लोग किस पर मौजूद हैं? पृथ्वी पर मौजूद हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें पाई जाती हैं जीवन जीने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या बताया गया है पृथ्वी की सतह के बारे में। ठीक है ना, जो पृथ्वी की सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं, जो ठोस भाग है उसको तो भूमंडल कहते हैं। ठीक है ना, जहां पर जल ही जल है उसको जलमंडल कहते हैं, जहां पर वायु ही वायु है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाई अन्य प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। देखो, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरों को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसके कहते हैं भूमंडल, और जो वायु चारों तरफ घेरे रहती है वायुमंडल उसको बोलते हैं। ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया सारी गैसें पाई जाती हैं। जलमंडल, जहाँ पर बहुत बड़े भाग में पानी ही पानी पाया जाता हो। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ हो गई, जल हो गया, जलवाष्प, इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया करता है। देखो, जैव मंडल यहाँ पर बताया गया है, ये भी एक प्रमुख परिमंडल के अंतर्गत ही आता है, जिसको कहीं कहीं पर आप लोग जैव मंडल इस प्रकार से भी लिखा देख सकते हो। इंग्लिश में इसी को वायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, वायोस्फीयर, है ना, जैव मंडल। तो वह एक ऐसा संकीर्ण या सीमित क्षेत्र होता है जहां पर स्थल भी होना चाहिए, जल वाला भाग भी होना चाहिए, हवा भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे एक साथ मिलते हैं जहां पर जीवन पाया जाता है, जहां पर सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। आप लोग समझ लो, जैसे ये रहा स्थल। स्थल का मतलब जिस पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं वही तो स्थल हुआ। जल, हम लोग क्या पीते हैं? जल। जहां पर जल होगा, जहां पर स्थल होगा, जहां पर हवा होगी, वहीं पर जीवन संभव हो पाएगा। उसी को जैव मंडल बोलते हैं। ये तीनों कहां पर पाए जाते हैं? ये तीनों जैव मंडल में पाए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसको अभी आपको करा दूंगा। ठीक है ना, उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत हो। शब्दों की उत्पत्ति के बारे में ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ लिथास एक ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है पत्थर। पत्थर को ग्रीक भाषा में लिथास बोला जाता है। बाष्प को एटमॉस बोला जाता है। ह्यूडर को जल बोला जाता है। बायोस का अर्थ है जीवन, जिसको बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल के नाम से भी जानते हैं, आपको बताया। देखो, अब सबसे पहले बात करूंगा यहाँ से भूमंडल की, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। भूमंडल यानी कि जो मिट्टी की पतली परत से बना होता है, जिसमें जीव भी पाए जाते हैं, उनके लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिसको भूमंडल कहते हैं। इसको डिवाइड भी किया गया है भूमंडल को। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की जो सतह है इसके कितने पार्ट हैं? आप कहोगे पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी, उसके 2 पार्ट किए गए हैं। पहला पार्ट है महाद्वीप, जिसमें एशिया महाद्वीप आपके आते हैं, है ना, आपको पता होगा, वो अभी आपको आगे बताऊंगा। और महासागरीय बेसिन, जितना आपको सागर वाला भाग दिखाई देता है वो सागर है, जितना आपको स्थल वाला भाग दिखाई देता है वही तो आपके महाद्वीप हैं। मानचित्र अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। ठीक है ना। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र सी, उसका जल का जो तल होता है, जल का तल होता है, तल मतलब बिल्कुल नीचे वाला तल ही तल, तो वो सभी जगहों पर समान होता है। ये नहीं कि अटलांटिक महासागर का तल कुछ और है, प्रशांत का कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। सभी का कैसा होता है? समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है।
जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया होगा। उसके बाद इस मानचित्र को आप लोग समझ लो। ठीक है ना, यहाँ पर जूम करके बता दूं, देखो कलर चेंज करूँ ना इसका, ओके। ये वाला भाग क्या है, नीला वाला, ये है आपका जल ही जल, ये है आपके समुद्र, कहीं प्रशांत महासागर है, कहीं कोई महासागर है, तो ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ये यहाँ पर बताया गया है। पीला वाला भाग ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, और ये हिंद महासागर है। महासागर सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना, और ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, ऊपर रहा उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, और सबसे नीचे आपका जो सबसे छोटा महाद्वीप है, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, इसी को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। तो महत्वपूर्ण लाइन है ये वाली। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो समुद्र होते हैं ना, उनके तल जो होते हैं, तल सभी समुद्रों के तल समान होते हैं। पहली बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। दूसरी बात, ठीक है ना, इनकी जो ऊंचाई मानी जाती है स्थल भाग से मानी जाती है। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 8848 मीटर, 8848 मीटर है। और पहली लाइन आपने समझ ली। दूसरी लाइन, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा या दुनिया का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है ना, 11,022 मीटर है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं महाद्वीप की बात करने से पहले, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एक दो, उनके बारे में भी आपको बता दूं। देखो, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, है ना। 29 मई 1953 को चढ़े थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, है ना, तो 29 मई 1953 को चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार। और उसके बाद एक महिला का नाम भी, ये जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। वछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो 2 से 3 महिला यहाँ पर, 2 महिलाओं के नाम है और 2 पुरुषों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। बात कर लेते हैं महाद्वीपों की, ठीक है ना। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है दोस्तों, महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका क्रम बताया गया है। देखो, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो पृथ्वी ये 2 भागों में डिवाइड की गई है, ऊपर का भाग आधा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो स्थल सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, स्थल वाला जो भाग रहता है वो ऊपर की ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक पाया जाता है। इतना आपने समझ लिया होगा। उसके बाद एक एक करके इन सभी महाद्वीपों की बात कर लेता हूं। पहला कौन सा है दोस्तों, आपका है एशिया महाद्वीप। पहला एशिया, देखो एशिया के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी कि जितनी दुनिया है उसका 1/3 भाग आपका एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एशिया महाद्वीप कहां पर है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। देखो पृथ्वी बना दूं यहाँ पर, अभी मानचित्र में भी आपको बताऊंगा। ऊपर का ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग ये है दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, है ना। ये पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है, यानी कि पूरब वाला क्षेत्र यहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। दूसरी बात, कर्क रेखा एशिया से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखो एशिया महाद्वीप है, ठीक है ना, उसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत अलग करता है एशिया को।
यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण थी। 1/3 भाग में पहला है पहली बात, कर्क रेखा गुजरती है दूसरी बात, यूराल पर्वत पश्चिम में तीसरी बात जो इसे अलग करता है। चौथी बात थी यूरेशिया, इसको बोला जाता है संयुक्त नाम से यूरोप और एशिया को मिला करके। तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है ना। अभी मानचित्र में अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद यूरोप महाद्वीप एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है, ठीक है ना, एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता, आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर के गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, 3 तरफ से जल से घिरा है। उसके बाद अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरता है, अफ्रीका से। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना। उसके बाद सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में ही पाया जाता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों व महासागरों से घिरा हुआ है। उसके बाद विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद मैं बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। उत्तर अमेरिका जो है ये है आपका उत्तर अमेरिका, नीचे वाला है दक्षिण अमेरिका, ये जल संधि से जुड़ा हुआ है, जल वाले भाग से। इसको पनामा जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पनामा जल संधि बोलते हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चित्र अभी आपको समझाऊंगा पनामा जल संधि क्या होती है, उससे पहले इनको जान लेता हूं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, ठीक है ना। देखो, अगर मैं बात कर लूं स्थल संधि, जो स्थल वाले भाग को जोड़ती है, स्थल का वह एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, स्थल वाले भाग को जोड़ता है, ठीक है ना, उसको स्थल संधि बोलते हैं। यहां पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी स्थल संधि जोड़ती है, ठीक है ना, यहां पर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और यहां पर उसी प्रकार भारत का चित्र बताया गया है जल संधि के बारे में। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो, ये वाला चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा, भारत का चित्र है, ठीक है ना, भारत का। उसके बाद श्रीलंका, इनको समुद्र वाला भाग जोड़ता ना, इसको जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि के नाम से इसको जानते हैं, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली संधि को। देखो, पनामा स्थल संधि को जोड़ता है, वही आपको बताना था ना। यहां पर क्या होगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा यहां पर पनामा जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, इतना समझा दिया। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों, समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर कहता है स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थल संधि। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो स्थल की बात करेगी ना, जो स्थल को स्थल से जोड़ता उसको स्थल संधि बोलते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन एग्जाम में अन्य प्रकार से भी आया हुआ है, जल से जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? उसको जल संधि कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सी स्थल संधि है? तो पनामा स्थल संधि है। अभी आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आया था। उसके बाद ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी आपको कराया, ऑस्ट्रेलिया से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है।
यहाँ पर आपको कराना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे आपको पता होगा, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो कि आप लोग अभी ले सकते हो। इनका प्राइस ओनली 199 है। कितना? ओनली 199 पे आपको अभी मिल जाएगा। ऑफर इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना। देरी आप लोग बिल्कुल भी मत करो क्योंकि इसके प्राइस बढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा या मैं यहाँ पर लिख दूं 9696400597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं खुद आपसे बात करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। प्राइस मैंने बता ही दिया है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर, दिए गए लक्षण के आधार पर महाद्वीप की पहचान करो। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। हाँ जी, 2 गोलार्ध होते हैं, ये दक्षिण नीचे वाला, तो यहीं पर तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, सही दिया गया है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, सही दिया गया है। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखो, महाद्वीप आकार में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है, वो तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको बताने वाला था मैं अंटार्कटिका के बारे में। बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं, नाम है मैत्री है, भारती है और गंगोत्री भी है। गंगोत्री यहाँ पर दिया नहीं गया है परंतु एग्जाम में आया था गंगोत्री नाम करके, ठीक है ना। 3 है महत्वपूर्ण शोध संस्थान। यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पर कोई लोग नहीं रहता है, यहाँ पर बर्फें ही बर्फ जमी रहती है, बर्फ की मोटी मोटी परतें। मानव का स्थायी निवास नहीं है। यहाँ पर विभिन्न देशों के शोध संस्थान यानी कि रिसर्च सेंटर हैं, जैसे भारत के शोध संस्थान मैत्री है, भारती है, दक्षिणी गंगोत्री है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊं, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आपको बताया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती, ये भारत के शोध संस्थान है अंटार्कटिका में, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आया था भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। देखो भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका में मैत्री है, भारती है, गंगोत्री है। अभी आपको मैंने ये सारी जानकारी यहाँ पर बता दी, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जलमंडल की बात आती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर का जल, नदियों का जल, झीलों का जल, हिमनदियों का जल, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी को सम्मिलित किया गया है। देखो जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? पानी है और 29% स्थल है जिसपे हम लोग रहते हैं। जो 71% जो जल है, जल आपके महासागर के रूप में पाया जाता है। यही जल नदियों में पाया जाता है 71 वाला, झील में, हिमनदियों में, भूमिगत के रूप में, है ना, जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी कि जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है 97% की अगर मैं बात करूं वो महासागर में ही पाया जाता है। रह जाता है 3% जल जो कि आपकी बर्फों के रूप में, हिमनदियों के रूप में पाया जाता है। उसमें भी हम लोग बहुत कम यूज कर पाते हैं। जो समुद्र का जल होता है वो इतना खारा होता है कि क्या है, उसके बाद इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल है। अलवड़ का मतलब स्वच्छ जल जो हम लोग पीते हैं के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम अपनी पानी की कमी को महसूस करते हैं। पानी की कमी को महसूस करते हैं क्योंकि ज़्यादा जल खारा है समुद्र का, इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं महासागर। उसके बाद महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, गति करता है, जैसे गतिशील रहता है, जैसे तरंगें उठती हैं, ज्वार भाटा आता है। महासागरीय धाराएं हैं आपकी ठंडी गर्म,
महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। 3 गतियां हैं यहाँ पर, आप लोग लिख सकते हो। महासागरीय जल की कितनी गतियां होती हैं? 3 गतियां। पहली गति कौन सी, दूसरी गति कौन सी, तीसरी गति कौन सी? पहली गति होती है तरंग। पहली गति कौन सी होती है? तरंग। दूसरी गति होती है ज्वार भाटा। कौन सी? दूसरी होती है ज्वार भाटा। उसके बाद होती है महासागर की जलधारा। जलधारा, जलधारा, ठीक है ना। तो ज्वार भाटा को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, शायद इसमें नहीं होगा, है ना। तरंग, तरंग, ये 3 होती हैं जो कि समुद्र के जल को हमेशा गतिशील बनाए रखती है। तरंगे आती हैं, ज्वार भाटा आते रहते हैं, है ना। जलधाराएं गर्म ठंडी आती रहती हैं, आपको पता होगा। देखो, बड़े से छोटे के आधार पर 5 प्रमुख महासागर हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, लास्ट में आर्कटिक महासागर। ये है क्रम से। बड़ा कौन सा? प्रशांत। फिर उससे बड़ा मतलब कि उससे छोटा अटलांटिक, अटलांटिक से छोटा हिंद, हिंद से छोटा दक्षिणी महासागर। अभी मैंने आपको 3 गतियों के बारे में बताया था समुद्र की, वही से क्वेश्चन आया था 2011 में। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? धाराएं आपकी गति होती हैं, तरंग भी गति होती हैं, ज्वार भाटाएं भी गति करती हैं, लेकिन जल चक्र क्या ही तो एक चक्र चलता रहता है, इससे गति थोड़ी ना होती है। मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई ना, अच्छे ढंग से बताई ना। धाराएं परिवर्तन करती हैं जल को गति करने में, तरंगे उठती हैं और ज्वार भाटा आते हैं। नहीं वाला पूछा था तो जल चक्र हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अच्छे ढंग से चीजों को समझा करो। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी को क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को जय हिंद लिख देना है। क्या लिख देना है? जय हिंद। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अभी तक आपने इन नोट्स को नहीं लिया है, नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, ठीक है ना। देखो, अफ्रीका महाद्वीप वाले क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए नहीं थे। अफ्रीका महाद्वीप में तीनों आपकी रेखाएं होकर के गुजरती हैं। यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर करक, विषुवत, मकर तीनों होकर के गुजरती हैं, ठीक है ना। अब महासागर की मैं बात करने वाला था ना, तो सबसे पहला महासागर है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त पे प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका इनके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर में गहरा गड्ढा मेरियाना गर्त है, वृत्ताकार है। 2 चीजें महत्वपूर्ण थी जिनको आपको बताया। वृत्ताकार है, मेरियाना गर्त पाया जाता है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अटलांटिक तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। देखो, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। किस अक्षर के आकार का? एस। इसके पश्चिम किनारों उत्तर दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारों पर यूरोप, अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। क्या है? दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन? अटलांटिक। एस अक्षर के आकार का है। दंतुरित का मतलब जैसे हमारे दांत जो हैं, आपके दांत जो हैं वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे दांत होते हैं, ऐसी इसकी तटरेखा है दंतुरित, उसी को दंतुरित बोलते हैं। यह अनियमित है और प्राकृतिक है। पोताश्रय पत्तनों के लिए बहुत आदर्श स्थिति बनाती है। और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक ही महासागर आपका आता है, ठीक है ना। देखो, ये है आपकी दंतुरित तटरेखा। कैसी दंतुरित? दांत आपको ऐसे से दिखाई पड़ रहे होंगे, इसमें ऐसे 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 बना हुआ है ना, यही है दंतुरित तटरेखा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने नोट्स में इन सारी जानकारी को समाहित किया है। दूसरा बड़ा महासागर एस अक्षर के आकार का, दंतुरित है, प्राकृतिक पत्तनों के लिए आदर्श है, व्यापार के दृष्टि से व्यस्त महासागर है। लाइन टू लाइन आपको नोट्स यहाँ पर मिलेगा। दंतुरित तटरेखा को भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और दंतुरित वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। 2012 में आया था अटलांटिक महासागर के बारे में। ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का सही है। इसकी तटरेखा सरल नहीं है भाई, अनियमित है, रेखीय नहीं है, बल्कि दंतुरित है। क्या मैंने आपको बताया? एक शब्द बताया, दंतुरित। दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर सही है। ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो मैंने आपको सारा बताया था यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों है? क्योंकि तटरेखा कैसी है दोस्तों, इसकी अधिक दंतुरित, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। ये वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाला। नोट्स जितने भी लोगों ने अभी तक लिए नहीं है, नोट्स आप लोग ले लेना, फायदे में रहोगे, क्योंकि बार बार ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जितने भी लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, क्या फायदा स्क्रीनशॉट लेने का, अपने पास इन सभी पीडीएफ को रख लो ना। वेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग जोड़ता है, तो आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद अभी आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अटलांटिक को खत्म कराया, उसके बाद हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी कि भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर फेंक दूं, देखो आकार वाली बात कर लूं, आकार आकार आकार, वृत्ताकार कौन सा महासागर है बताओ? वृत्ताकार कौन सा महासागर है? जवाब का होना चाहिए प्रशांत। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त, ठीक है ना। और त्रिभुजाकार कौन सा है? त्रिभुजाकार है हिंद महासागर, ठीक है ना। उसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण महासागर के चारों ओर घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे वेरिंग जल संधि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया था वेरिंग वाला, वो मैंने अभी आपको कराया, ठीक है ना। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों व यूरेशिया से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। इससे पहले आपको यहाँ पर बता दूं, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम वाली सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे आंधी की बात करूं, तूफान की बात करूं, ओला की बात करूं, बारिश की बात करूं, सारी की सारी घटनाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। समताप मंडल को ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। समताप मंडल में ही वायुयान यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सारी आदर्श स्थितियां पाई जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? मौसम से संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है। बादल वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाता है। इसके ऊपर की मैं बात करूं मध्यमंडल, मध्यमंडल में कोई भी उल्का पिंड आता है तो वो आने पर जल जाता है। उल्का पिंड का क्या होता है? उल्का पिंड आने पर जल जाता है मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल में, ठीक है ना। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल को बोलते थर्मोस्फीयर यानी कि ताप मंडल। इसी को कभी कभी वाह्य वायुमंडल भी बोला जाता है। लास्ट में रहता है बहिर्मंडल, ठीक है ना। और रेडियो वाली तरंगों की बात करूं तो आयन मंडल में ही आपकी प्रसारित होती हैं। सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल, जिसमें तरल अवस्था में तमाम गैसें पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक यहाँ पर था हमारा कौन सा? वायुमंडल। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की एक परत से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अटूट भाग जो कभी भी टूटती नहीं है, ठीक है ना। पतली परत जो है, जो वायु की पतली परत है, ये हमारे पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, जो कभी भी ना टूटने वाली है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो हानिकारक किरणें आती हैं परावैंगनी वाली, उनसे हमारी सुरक्षा करती है कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा करती है। उसके बाद आगे यहाँ पर वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल का नाम है वाह्य वायुमंडल भी इसी को बोलते हैं, बहिर्मंडल। ये 5 परतें होती है महत्वपूर्ण। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। इस पर आधारित टॉपिक आपको 7th ज्योग्राफी में मिलेगा। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1%।
ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन होती ना, नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पृथ्वी गर्म किससे रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड से रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जो पौधे होते हैं ना, पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाई यानी कि CO2 उपयोगी है, जबकि प्राणी जो होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन उपयोगी है। दो बातें यहाँ पर आपको मैंने बताई। जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के पर्वत की ओर चढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर खत्म होता जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर बताया भी गया है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर अधिक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह तेजी के साथ घटता जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब कि लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु जो ऑक्सीजन रहेगी वो घटती जाएगी, यानी कि घनत्व घटता जाएगा। तापमान भी घटता जाता है, तापमान भी घटता है, और वायुमंडल का जो घनत्व रहता है वो भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस करते हैं, कुछ क्षेत्रों में कम। वायु जो हमेशा रहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर। क्या लाइन है दोस्तों? उच्च से निम्न की ओर बहती है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन वाला जो टॉपिक रहेगा और वायु वाला टॉपिक रहेगा। डिटेल्स में टॉपिक, ये तो आपकी 6th ज्योग्राफी है, डिटेल्ड में आपको 7th ज्योग्राफी में मिलेगा। उस टॉपिक का नाम है वायु। जितने भी लोगों ने नोट ले लिए तो उस वायु वाले टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत ही बताया गया। उसके बाद एक और मंडल रह जाता है मुख्य तौर पे, जिसको जीव मंडल यानी कि वायोस्फीयर, वायोस्फीयर के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 भाग मैंने आपको बताए थे, स्थल जहाँ पर होगा, जल जहाँ पर होगा, और हवा जहाँ पर होगी, उसी के संयुक्त रूप को जीव मंडल कहते हैं। जैसे हम लोग जमीन पर रहते हैं, पानी पीते हैं और हवा लेते हैं, यही तो जीवन जीने के लिए उपयुक्त होता है ना। जीव मंडल जहाँ पर स्थल जल हवा के बीच सीमित भाग है, यह भाग जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जंतु जगत में और पादप जगत में। ये तो आपको पता होगा। देखो जंतु जगत, जैसे हम लोग जंतु में आते हैं, जीव जंतु मनुष्य है ना, ये प्राणी हो गए। दूसरे प्रकार के प्राणी होते पादप, पादप में मतलब कि पौधों से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, देखो लकड़ी का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। दूषित जल उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं वो होने लगी है, जिसे भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता, यानी कि हम लोगों को इनको सीमित उपयोग करना चाहिए। चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पर खत्म, ठीक है ना। चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको करा दूं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो ये स्थल संधि से जुड़ा है। उस स्थल संधि का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि। क्या नाम है? पनामा स्थल संधि। उसके बाद
वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भैया नाइट्रोजन सर्वाधिक है, 78 है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। देखो पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस है? ठोस भाई साहब आपका है थल मंडल, जिसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। उसके बाद कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले, उनको भी करा दूं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त है पृथ्वी का सबसे गहरा। महासागर का नाम किस देश में पड़ा है? हिंद महासागर का नाम भारत के देश मतलब कि हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को साथ साथ में यूरेशिया, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8800 कितनी है? 8848 मीटर है, आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है ना। और बाकी क्वेश्चन आप लोग नोट्स में देख लेना या कर लेना, ठीक है ना। यह वीडियो यहीं तक है, सारा कंसेप्ट मैंने बताया, महाद्वीप महासागर सब कुछ बताया, कुछ भी छोड़ा नहीं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप क्या करोगे? इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, है ना। इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जाना, अगर पहली बार देखे हो तो चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब कर लेना। हर बहन हर भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कर देना। मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना लिख दूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग क्या करना, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना या मैसेज करना। आपको एसएसटी के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसका प्राइस मैंने यहाँ पर रखा है, आपको मैंने बताया, ठीक है ना।